आपकी लखनऊ में जाई साइकिलिया। जो नियमों को नहीं पालन करना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। ये नाम तो समाजवादी है, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। अरे अखिलेश बाबू किसको डरा रहे हो? किसको डरा रहे हो? नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आज चुनावी यात्रा लोकतंत्र की पहुंच चुकी है हमीरपुर। जी हां, हमीरपुर बुंदेलखंड का जो रीजन है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है। और बुंदेलखंड के बारे में जब आप बात करते हैं तो लोग बार बार एक बात यहां पर मैंने बड़ी सुनी, जिसको मैंने लिख भी लिया है, कि बुंदेलखंड की एक ही कहानी, ना पेट खो पानी ना खेत खो पानी। यानी कि ना तो यहां पर पीने का पानी मिलता है और ना खेती के लिए पानी मिलता है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर की 2 और इसके साथ साथ बुंदेलखंड की 19 सीट जीती थी, सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने यहां पर विकास की पूरी बयार बढ़ा दी, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है। अखिलेश यादव जो जमीन उनकी कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों की छिनी थी, उसको वापस जुटाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताबड़तोड़ यात्राएं कर रहे हैं बुंदेलखंड में। वहीं आज योगी आदित्यनाथ ने भी बुंदेलखंड से हुंकार भरी और दोनों के बीच में जबरदस्त जुबानी जंग हुई। तीसरे चरण में जब चुनाव होगा तो बुंदेलखंड की जनता भी तय करेगी कि इस बार अपनी किस्मत का फैसला वो किसके हाथ में देने वाली। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो उसकी कुछ चीजें जो हैं, मैं ये आई लव हमीरपुर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आजकल बड़ा जो फैशन है ये हर शहर में चल गया। अच्छी बात भी है, लोगों को अपने शहर पर, अपनी जगह पर थोड़ा गर्व जरूर होना चाहिए। तो हमीरपुर के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले बुंदेलखंड में जो पूरे जुबानी जंग चुनाव के मौसम में चल रही है अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की, पहले आपको वो सुनवा। क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे? क्या अखिलेश जी आए थे? क्या मायावती जी आई थी? कारोबार ठप हो गया, काम नहीं हो पाया, घरों में बंद रहना पड़ गया, मजदूरों का काम छिन गया। बताओ, ऐसे बुरे दिन कभी अगर आपने देखे हो तो बता दो। क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी हो तो बता दो। सबको राशन देने की व्यवस्था की, प्रवासी हो, निवासी हो। ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये पहले नवंबर तक था और अब मार्च तक कर दिया है। ये जानते हैं कि मार्च में इसकी सरकार आने वाली नहीं है। तो पेशेवर माफिया बुंदेलखंड का अंतिम डकैत भी दूसरे लोग की यात्रा में चला गया। छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा होगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा होगा, और जो सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होगा। बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि सब जब आता है भाई बहन की जोड़ी तो गायब हो जाती भारत से। पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। तो ये तो बुंदेलखंड को लेकर लड़ाई जो चल रही थी। आज यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर एक और जंग जो है उसके बारे में बात करे बिना हमीरपुर की बात मैं कर नहीं पाऊंगा। करहल की बात करते हैं। मैनपुरी में, करहल में अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आज पहली बार करहल में जो चुनाव है उसके प्रचार में, अखिलेश यादव के प्रचार के लिए नेताजी खुद, मुलायम सिंह यादव खुद उतरे मैदान में, और अमित शाह भी वहीं पर मैनपुरी में थे। दोनों के जो स्टेज थे, उन रैलियों का जो स्थल था उसमें 7-1 किलोमीटर का होगा जरूर डिस्टेंस, लेकिन जो वहां पर एक दूसरे के ऊपर वार शुरू हुए वो बिल्कुल मुझे लगता है कि माइक में बोल रहे होंगे, दूसरे वाले को सुनाई जरूर पड़ रहा होगा। आप भी देख लीजिए। करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। अखिलेश जी ने कहा
कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा। कहा था ना, छठे ही दिन मैदान में आ गए और अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से दिख रहा था 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में। इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? क्या होगा? आपके कार्यक्रम में आया हूं, उससे पहले मुझे एक कार्यक्रम और दिखाई दिया है और ये जमाना ऐसा है कि कोई सच्चाई छिपा नहीं सकता। न केवल वहां मैदान खाली था, कुर्सी खाली थी और जैसे ही पता लगा कि नेताजी यहां आने वाले हैं, वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ गए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे। हमीरपुर की बात करेंगे। हमीरपुर के जनता के मुद्दों पे सवाल जो हैं सब उनके जवाब भी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त बादशाह सिंह साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आकाश त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से हैं। संजय वीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ निशांत नबी साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। आप सब लोग खड़े होकर इनका नाम सुन लिया, ताली तो बजा दीजिए, तभी तो उनमें थोड़ा सा उत्साह आएगा। बहुत बढ़िया। एक बात, क्योंकि मुझे हमीरपुर में जो हमने जनता से पूछा वो भी दिखाना है। एक बात आप सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, मोहन कहाँ है? मोहन जरा इधर आओ, जरा ये पुल दिखाओ जरा हमको। बिल्कुल गंगा जमुना नदी के साथ साथ ही है और ये जरा पुल आप देखेंगे, ये आधा पुल, आकाश की एक रिपोर्ट भी आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। ये आधा पुल कानपुर में आता है, आधा हमीरपुर में आता है, पर जाम दोनों तरफ सताता है। भाई साहब, इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया बीजेपी की? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल देख के मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं। बिल्कुल देख रहा हूँ। इस पे जो एग्रीमेंट था NH हाईवे 34 का, वो 15 साल का एग्रीमेंट था। उस पे अभी हमारे 2024 तक ये जो 6 लेन होना था, 2024 तक कंप्लीट होगा। चुनाव से चुनाव की डेडलाइन है कि 24 वाले जो शुरुआत कर ही देंगे। हो जाएगा। आपकी सरकार इससे पहले थी जी, वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने, हमने तो सड़कों पे बहुत काम किया, आपने क्यों नहीं करा? ये आपको कैसे समझ में आ रहा है? मैं तो जो जनता कह रही है वो कह रहे हैं, उनका सवाल आपका पूछ रहा हूँ, जवाब आप दे दीजिए। जनता तो सब जान ही रही। आप चरखारी चले जाइए, वहाँ की जो हजारों साल पुरानी झीलें थी, जो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में थी, वो पिछली सरकार में भी उनका सुंदरीकरण, जीर्णोद्धार हुआ। तमाम बड़ी परियोजनाओं पे काम शुरू हुआ। मैं थोड़ा सा इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ कि एक एम्बुलेंस की मुझे आवाज आ रही है और ये जो जाम की समस्या है सभी लोगों को रोज सताती होगी। देखिए, ये जाम की समस्या बहुत सताती है। ये यूपीए सरकार ने NH ये सागर और कानपुर रोड पास किया था, 4 लेन रोड किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने इसको 2 लेन कर दिया। इसलिए कर दिया कि ये PNC कंपनी है और PNC कंपनी के जो मालिक हैं उनकी पार्टनरशिप है शिवपाल जी के साथ। अच्छा। तो उनने इसको अपना प्राइवेट करा लिया और उससे टोल वसूल करते हैं। इस रोड पर, इस हाईवे पर 1 महीने में 36 एक्सीडेंट में लोग खत्म हुए। टोल हमने भी दिया और समझ में नहीं आया टोल क्यों दिया, क्योंकि कई घंटे लग गए। सिर्फ 60 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है कानपुर का और आपको आने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। बहन जी की सरकार थी उससे पहले, पूछे या वो काल लोग भूल गए हैं? आप भी भूल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बताएंगे। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो इसी रोड को माननीय विजय बहादुर सिंह, हमारी बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, उन्होंने इसको बनवाने का काम किया था। उसके पहले इसमें इतने गड्ढे थे कि चलना मुश्किल पड़ता था और मौदहा से या कबरई से आप कानपुर तक जाने के लिए कम से कम 6-7 घंटे लगते थे। ये माननीय विजय बहादुर सिंह का 7 घंटे को उन्होंने 3 घंटे करवा दिया, लेकिन 3 घंटे बहुत ज्यादा है भैया, बहुत मुश्किल हुई। मैं ये स्लिप करना चाहता था क्योंकि बिल्कुल हम सामने ही खड़े हुए हैं और आपको ये लगातार यहाँ पे जब भी इस फ्रेम में आएगा आपको जाम ही नजर आएगा। और बहुत सारे सवाल हैं बुंदेलखंड की राजनीति पर और हमीरपुर के ऊपर, पर उससे पहले क्योंकि ये ज्यादा रूरल एरिया है,
ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में निकलकर, क्योंकि बार बार यही बातें होती है कि हमीरपुर में या बुंदेलखंड में पानी नहीं मिलता, रोजगार की सुविधाएं नहीं है, मुझे लगा कि थोड़ा जानना चाहिए, देखना चाहिए कि सरकारी सुविधाएं, जो सरकारी दावे होते हैं, उसका असल में जमीन पर लोगों पे असर कितना होता है, किसानों पर असर कितना होता है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे मेहमानों के पास जाते हैं तीखे सवाल लेकर। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में सूखे का यानी कि पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। खेती किसानी के लिए लोगों को सिंचाई का पानी नहीं मिलता। सरकार ने कई सारी परियोजनाएं जरूर चलाई हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ कई 100 करोड़ रुपए की लागत से मंडियां बनाई गई थी। पिछली सरकार में ये मंडियां बनकर तैयार होनी थी। जब ये तैयार हुई उसके बाद से ही बंद पड़ी हैं। 54 वर्ष के धर्मपाल कुशवाहा विशिष्ट मंडी धर्मपुरा में पेड़ के नीचे अकेले बैठे हैं। ताले लगे दरवाजों के पीछे ये मंडी जब से बनी है तब से किसानों का इंतजार कर रही है कि कब किसान यहां पहुंचे और मंडी गुलजार हो। करोड़ों रुपए की लागत से और कई बीघा जमीन पर बनी हुई ये मंडी जब से बनी है तब से सरकार की उदासीनता की वजह से यहां पर किसानों का कोई भी काम नहीं हो सका। कितने साल हो गए इसको तैयार हुए? 6 साल हो गए। तो 6 साल से जब से मंडी तैयार हुई है, बहुत बड़ी मंडी है ये तो। बहुत बड़ी, 450 से 500 तो कुल जंगल बना हुआ है इसका? हाँ, जंगल है साहब, और बाकी जो बिल्डिंग खड़ी है तो भाई। तो कभी भी इस मंडी में किसान नहीं आए, कभी भी यहाँ आड़ती नहीं आए, कभी नहीं साहब आए। इस किसान कभी नहीं बेचने आए, कुछ तो लेने आए। क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? समस्याएं यही है कि मंडी चालू की जाए साहब। इसमें लागत लग गई, हम लोगों को खेती किसानी चली गई, आज तक मंडी चालू नहीं हुई। अच्छा, ये जमीनें चली गई लोगों की? जमीनें चली गई। आपकी भी थी इसमें? नहीं, हमारी तो नहीं थी, गांव वाले की थी। सबसे विशाल मंडी का हालात ये हैं कि यहाँ पर जब से ये बनी है कई करोड़ रुपए लगाकर इसको बनाया गया, इतनी जमीन अधिकृत करके इसको बनाया गया, तब से इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछली सरकार में बनी ये मंडी 6 साल से बनकर तैयार है, इस इंतजार में कि सरकारी योजनाएं कभी इसकी तरफ देखें और ये जो आसपास का हमीरपुर का इलाका है ये किसानों की मदद के लिए एक बार फिर से चहल पहल देख सके। कितनी जमीन थी आपकी मंडी में चली गई? हमारे 4 बीघे चली गई, 4.5 बीघे, 4 बीघे 4 डेढ़ में चली गई हमारी मंडी में। कुछ नहीं मिला और पैसा मिला, क्या होता है पैसे? कह रहे थे कि एक लड़कों को सर्विस मिलेगी और इसमें दुकान कुछ भी मिलेगा, तुम्हारे कारखाना, कुछ नहीं मिला। पर मंडी चली नहीं है तो? अब मंडी चली नहीं है और क्या है, कबाड़ है देखो, और डर भी लगता है यहाँ। अकेले रहते हैं यहाँ पर। अब खेत भी चला गया, कुछ अब पैसा इसे थोड़ी दे दिया था। कितना पैसा दिया था? 1,20,000 रुपए। इतने मिला था, इतने मिला था, नहीं ज्यादा नहीं दिया है। और कह रहे थे एक दुकान मिलेगी और एक लड़की को, मान लो 2 बच्चे हैं, 3 हैं, तो एक लड़की की सर्विस मिलेगी। कुछ नहीं मिला। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा अच्छा इंतजाम था, दुकानें बनी हुई हैं, अभी जर्जर होती हुई आपको दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि ये कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, पूरा जंगल है। यहाँ पर मेन मंडी का है, यहाँ पर सामान उतारना और यहीं पर खरीदने बेचने का कार्यक्रम का जगह थी। ये वाली जो बड़ी बिल्डिंग है इसमें आप क्या क्या बता रहे थे, क्या क्या है? अस्पताल भी है सर। अस्पताल है? हाँ, और बैंक भी है। कई 8 इसमें विभाग हैं। हाँ, 8 विभाग, प्रशासनिक विभाग। हाँ, अंदर एक बिल्डिंग में खर्चा 6 साल से खाली ये कैंटीन है इधर। ये कैंटीन है। मंडी बन जाती तो फायदा होता आपको? उसमें जानवर धंधा कुछ हो तो सबका काम चला। अब यह गल्ला मंडी हर चीज में दुकानदारी हो। अब बताओ ये गिलानिया बन होगा, खेती उचली ने और बस वो जंगल लागत तो आदमी का ये कम से कम माल पानी अपन बेचा हर चीज। सामान उतारते और चढ़ाते हैं ट्रकों में, उनके लिए विश्राम करने की व्यवस्था यहाँ पर होती और ये इस वक्त खचाखच भरी हुई होती। पर 2013 से 22 के बीच में मंडी बनकर तैयार भी हो गई और अब जर्जर हो रही है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं और साथ ही साथ इन गांव वालों की उम्मीदें जो टूटी हैं उसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। हमीरपुर के जयराम इस बात की मिसाल हैं। योजनाएं बन गई,
आंकड़ों पर हुक्मरान इतरा रहे हैं, लेकिन जयराम अभी भी बेबस हैं, लाचार हैं। कितने साल से मजदूरी कर रहे हो आप दिल्ली में? मुझे 32 साल हो गया मेरठ में मजदूरी करते करते। आपके यहाँ जमीन भी है तो आप वहाँ पे? तो सर जमीन तो है 1.5 बीघा जमीन है, तो मतलब उसमें कहीं पत्थर गिर गया, कहीं बारिश हो गया, सड़ गया, तो क्या फसल होती है? गुजारा चल जाता है। अब ऐसे ही चलता है कि पेट भरना गुजारा चल रहा है। कभी सब्जी हुई तो कभी ना भी हुई। 14 मई से जब इनका एडमिशन करवाया है 2 लड़कियों का, तो ना इनका आज तक वजीफा आया। सबको वजीफा आता है, सब कुछ आता है। और ना सर मेरा ये जो किसान निधि का पैसा आया है तो आज तक नहीं मुझे 1 रुपये मिला। आप बता रहे थे आयुष्मान कार्ड है आपका, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। लड़की को कानपुर में हाईलाइट अस्पताल में ले गया तो वहाँ फीस तक नहीं, पर्ची की माफ हुई है। हालात ऐसे हैं कि बिटिया पढ़ने लिखने का सपना तक नहीं देखती। बाबा की हालत जो आंखों के सामने दिख रही है। पढ़ाई करनी है? यस। क्या करोगे पढ़ के? क्या बनना है? अभी थोड़ा बहुत कर लेंगे पढ़ाई बस। फिर क्या बनना है? कहाँ इतना मन तो पढ़ा पाएंगे। और अगर पढ़ा पाए तो क्या बनोगे? अगर अच्छी पढ़ाई हो जाए तो? वो तो फिर तो सोचेंगे कुछ। स्कूल जाना है आपको? एडमिशन हो गया? पर अभी बंद है स्कूल। हाँ। बुंदेलखंड के बाकी जिलों की तरह हमीरपुर में भी बेरोजगारी और पलायन एक बड़ा मुद्दा है। हर गांव के बस स्टॉप पर शायद आपको ऐसे ही कुछ लोग बैठे मिल जाएंगे जो सिर्फ अपना समय काट रहे हैं। बात इस उम्मीद की है कि नई सरकार बदलेगी तो उनके जीवन में भी रोजगार के साथ कुछ बदलाव जरूर होंगे। तो ये जो मतलब किसी बस के इंतजार में नहीं है, आराम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आसपास ही रहते हैं जी। तो ये सब लोग, आप लोग बाहर निकल के घर से यहाँ पे आ जाते हैं बस स्टैंड पे बैठने? जी जी। हमीरपुर के इलाके में जैसे बात करें तो रोजगार की समस्या है या लोगों को मिल जाती है नौकरी? नहीं, नौकरी तो समस्याएं भी हैं, और जैसे नहीं मिलती जो अपना बाहर जाते हैं, प्राइवेट वगैरह जॉब करते हैं। हम बैठे रहते हैं। बैठे रहते हो? तो बैठ के क्या कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ रहे हैं, सभी लोग बैठे। उन नेता लोग आएंगे, वोट मांग के चले जाएंगे। अभी दब कदम पे दिखाएं, अभी कचरा मार, ये कोई सफाई नहीं होती। हमको आवास मिला था बहुत पहले, वो आवास मिला हमको, छत तक का छपाई तक का आज तक पैसा ही नहीं मिला। हम क्या माने कि ये सरकार ऐसे करेगी, कोई गरीब के नहीं। अब शायद या तो नेताओं को जीतने के बाद ये बातें समझ नहीं आती या वो इसको इग्नोर कर देते हैं। लोगों के लिए जीवन में कम से कम गांव में यहाँ के बहुत ज्यादा फर्क दिखता नहीं है। जाहिर सी बात है, लोग इस बात से खुश है कि राशन मिलता है, पर उसी से क्या गुजारा पूरा चल पाता है। अपने मेहमानों पर जाने से पहले हमारे पास यहाँ पर जो हमीरपुर के कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लोकल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैं जरा थोड़ा समीकरण आपको समझा देता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? और आप? अनवर खान कहते हैं मुझे जी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतने दिनों से आप राजनीति देख रहे हैं, मुझे आप सभी लोग फटाफट बताइए कि क्या इस बार समीकरण बन रहे हैं और क्या क्या बड़ी बड़ी समस्याएं? देखिए, समस्याएं तो हमीरपुर में आज से नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है, 1818 में ये अंग्रेज़ों ने ज़िला घोषित किया था, तब से लेके उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा हेडक्वार्टर अगर कोई है तो वो हमीरपुर है। और उस छोटे हेडक्वार्टर में सुविधाएं नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ भी जो भी चीज़ बनी है वो किसी राजनेताओं की देन नहीं है, सरकारी जो अधिकारी यहाँ रहे उन्होंने देने। स्वास्थ्य सचिव एक बच्चीलाल जी थे, उन्होंने एक यहाँ हॉस्पिटल बनाया, लेकिन वो कम से कम आज से नहीं, इससे पहले की सरकार से लेके अभी तक उस वो सफेद हाथी की तारीख में है। ना तो वहाँ कोई अच्छा सा फिजिशियन है, ना ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, ना कोई आई सर्जन है, कुछ नहीं है, सिर्फ रेफर सेंटर है। ये सालों का तजुर्बा यहाँ पे खबर कवर करने का है। रफीक भाई हैं हमारे, ये हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। ये बताइए, ये समस्या जो जाम वाली अभी हम बात कर रहे थे, इस बार पहले मुझे चुनाव जो राजनीतिक समीकरण समझा दीजिए। 2 सीटें हैं इस बार, बीजेपी ने पिछली बार दोनों जीती थी, इस बार क्या माहौल? इस बार जो माहौल है, बीजेपी ने जो है दल बदलू आदमी को टिकट दे दिया है, और समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल नया चेहरा उतार दिया है। इसलिए जो हमारा मतदाता है वो बड़ी असमंजस में है। फिलहाल स्थिति ये बन रही है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। ये नहीं कहा जा सकता कि अभी कौन जीतने की पोजीशन है। कुछ क्लियर नहीं है दोनों सीटों पे फिलहाल। जो मेरा मानना है, क्योंकि जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, अशोक चंदेल, उनकी वाइफ हैं, वो इस समय वोट काटने के काम कर रही, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, या फिर और पार्टियां, चाहे बीएसपी हो, वो सबका वोट काट रहे हैं। फिलहाल 3 कोणी मामला दिख रहा है मुकाबला। यस।
त्रिकोणीय मामला दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ने बिल्कुल एक दिन पहले, जिस दिन आपका चुनाव का नॉमिनेशन होना था, समाजवादी पार्टी वाले जो भाई साहब थे उनको आप ले आए अपनी पार्टी में। फिर आप कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस हम सबसे अलग हैं, लेकिन लोग आपको समाजवादी पार्टी से ही मिलते हैं, जिनको आप वैसे कहते रहते हैं ये सब तो देखो डकैत हैं, माफिया हैं, पता नहीं कौन कौन है। देखिए, ये पार्टी वंशवाद की पार्टी नहीं है। यहाँ पर टिकट एक लोग नहीं तय करते। हमारी एक चैनल है, एक टीम बनी हुई है जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। वहाँ पर एक कमेटी बनी है 12 से 15 लोगों की, वो टिकट तय करती है। तो उसमें जब वो टिकट तय करते हैं तो अपने लोगों के, अपनी बीजेपी के लोगों के तय करते हैं, या समाजवादी पार्टी में कोई बढ़िया है तो उसका भी तय कर देते हैं कि ये अच्छा है इसको अपनी तरफ ले लो? नहीं, अगर हम समाजवादी पार्टी से वो आए थे तो हमारी पार्टी उनको स्वीकारा, और जातीय समीकरण को देखते हुए लगा पार्टी को कि इनको चुनाव लड़ाना चाहिए तो चुनाव लड़ाया। ये बढ़िया बात लगी, जातीय समीकरण जी। विकास का कोई चक्कर नहीं है। जातीय समीकरण जहां फिट बैठता है वो जीतने वाला बंदा होता है। सच्चाई से भाई ने बात कही, इस बात के लिए ताली जरूर बजनी चाहिए जातीय समीकरण के लिए। जातीय समीकरण का ही खेल है ना जी सारा। पहले कैंडिडेट भाग गए, उनकी पार्टी में चले गए। पहले तो मैं संजय वीर भैया हमारे छोटे भाई हैं जी, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो ये पीएनसी के मालिक जैन साहब हैं, ये आगरा के रहने वाले हैं। 1951 में जब मैं पहली बार विधानसभा में गया था तब ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। वर्तमान में इनकी पत्नी वहाँ मेयर भी रही और विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और स्वयं में वो इतने मजबूत आदमी है कि मुझे नहीं लगता कि उनको किसी के साथ में पार्टनरशिप करने। जवाब दे दिया आपने। अब आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी से सारे पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में, जो आपके कल तक के बिल्कुल बड़े उम्मीदवार थे। देखिए, मैं 4 बार विधायक रहा जी। अपने बारे में मैं कह सकता हूं कि मैं अपने विधानसभा के जो मतदाता थे उनमें 80% लोगों को नाम लेके बुला सकता था। साल में 2 बार मैं दरवाजे जाता था, एक आदमी से। फिर भी आपका टिकट कट गया। मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप हमारी बात पहले पूरी सुनिए। तो राजनीति में चलता रहता है। पहले राजनीति होती थी सेवा के लिए, अब राजनीति हो रही है मेवा के लिए। मेवा के लिए अब टिकट बिक रहे हैं। टिकट बिक रहे हैं, मेवा की राजनीति है। पर इसमें किसको, कांग्रेस पार्टी में कहाँ किसको मेवा दिख रहा है? क्योंकि पार्टी में पंजाब में चन्नी जी खड़े होते हैं, वो कहते हैं यूपी वाले भैये जो हैं ये यहाँ नहीं आने चाहिए। इतनी दिक्कत है यूपी वालों से, और चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, तोड़ मरोड़ के पेश करने से कुछ नहीं होता है। उनने ऐसा कभी नहीं कहा कि प्रियंका जी ताली बजा रही थी। नहीं, कभी नहीं। प्रियंका जी कभी ताली नहीं बजा सकती, और प्रियंका जी तो लड़ाई लड़ रही है बेटियों के लिए। हंस भी रही थी ताली के साथ साथ, वीडियो पे है। नहीं तो क्या करें, आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में, पंजाब के उत्तर प्रदेश के लोगों से इतनी दिक्कत है, बिहार के लोगों से इतनी दिक्कत है, तो पंजाब में आना बंद करा दीजिए, चला लें वहाँ पे। सारे मजदूर तो वहीं के हैं ना। उत्तर प्रदेश का अपमान क्यों करा जाएगा? उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं करते हम तो। उत्तर प्रदेश के लोग जो पलायन कर रहे हैं बीजेपी की वजह से, हम उनको वहाँ रोजगार दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है? आपके इस समय जो सूबे के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनके आंखों में तो मोतियाबिंद हो गया है। उनको तो बेरोजगारी दिखती नहीं है। बेरोजगारी नहीं दिखती है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बेरोजगारी का कोई चक्कर ही नहीं दिखता है आप लोगों को। कहते हैं कि आंकड़े बहुत बड़े बड़े हैं, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। बिल्कुल ठीक किया। आप देखिए, हमने पिछली बार भी कई चुनाव बताया कि आप, मेरे बगल से एंगोटा एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर जब इन्वेस्टर समिट की हमारी मीटिंग हुई, जब सरकार बनी, तो वहाँ पर जब प्राइवेट कंपनियां जब बुलाई गई, तो वहाँ पर आप देखिए हमारी कितनी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। वहाँ पर स्टील प्लांट हमारा बन रहा है, कितनी कर, टायर के प्लांट्स हमारे बन रहे हैं। अभी वर्तमान में यहाँ काम चालू है, आप देखिए तो जाकर। मैं एक मंडी में गया था, ये मंडी जो थी वो विशिष्ट मंडी थी, और वहाँ पर मैंने देखा 2013 का एक वो लगा हुआ है अखिलेश यादव का, कि उन्होंने उस मंडी की शुरुआत करी थी। 4 करोड़ से ऊपर की लागत से वो मंडी बनाई गई। 6 साल से वो मंडी बन के तैयार हुई रखी है, वो अब तक शुरू क्यों नहीं हुई? नहीं, जितना उपयोग उतना चालू, आप देखिए ना। शुरू ही नहीं है, ताले लगे हुए। नहीं, कैसे ताले लगे? भाई मैं देख कर आया हूँ ताले मेरे सामने। अब मतलब मंडी चालू है भैया, आप बता रहा हूँ। जहाँ पर जितनी उपयोगिता है, आप जिसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है जो हमारे सेंटर बने हुए हैं आप मंडी पर। विशिष्ट मंडी यहाँ की सबसे बड़ी मंडी है। मैं तो कैसे कह दूं चालू नहीं है? हम तो हमारे तो बगल का। मत कहिए कैसे। जनता को अभी दिखाया, आपके पास आने से पहले अभी दिखाया कि मंडी में ताला लगा हुआ था। राजनीतिक प्रतिबद्धता की वजह से आपने बंद करा रखी है कि अखिलेश ने बनाई, हम उसे बंद कर देंगे। हम राजनीतिक प्रतिबद्धता करते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होती है, बस काम करते हैं। बिल्कुल विकास करते हैं, काम करते हैं। पुराने वालों के काम को हम बंद करते हैं। नहीं, पुराने वाले काम क्यों बंद करते हैं? मैं तो मंडी की बात कर रहा था। ये बताइए कि बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या समीकरण बैठ रहा है इस बार? जैसे भाई बता रहे थे कि जो जातिगत, भाई साहब आप लोग आपस में बहस कर लेंगे तो फिर मेरा मजा खत्म हो जाएगा। मैं वहीं आऊंगा बहस कराने के लिए। 2 मिनट रुक जाइए, आ रहे इधर ही, वहीं आ रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी का आज मैं एक बयान सुन रहा था, योगी जी कह रहे थे उनका जो हाथी है वो इतना बड़ा उसका पेट है कि जनता की सारी भलाई खा गया।
बिल्कुल नहीं। बहुजन समाज पार्टी विकास में विश्वास करती है। और रही बात हमीरपुर विधानसभा की, जिसको हमने टिकट दिया वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है और वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उसको मिलकर लड़ा रहे हैं। ये बताइए कि अगर आप लोग विकास की बात करते हैं, 10 साल से जनता आपका विकास क्यों नहीं कर पाई? फिर देखिए, जनता का विकास बहुजन समाज पार्टी ने किया है। ये रोड बनाने का काम किया है, अस्पताल दिया है और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया, IIT कॉलेज बनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने अनेकों काम किया है इस बुंदेलखंड में। जो आप मतलब देख के आइए, मतलब बांदा में बहुत सारा काम किया है, विकास किया। जनता ने जो भी देखा पिछली बार 2017 के चुनाव में, कम से कम पूरा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को। भैया क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? दिखा दो दिखा। अरे बंद क्यों कर दिया? मैं आपको डरा। आपका कार्यक्रम दिखा रहे थे। किसको? सबको, जो घर पे फ्रेंड्स को दिखा रहे थे। क्या कह रहे हैं? अच्छा लग रहा है उन्हें? इसको सबको अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। कुछ सवाल भी है आपका? बिल्कुल भी है। बताइए। मतलब यहाँ रोडों में बुलडोजर चल रहा है, बाकी और मकानों में, बाकी विकास में तो झांकी। ये योगी अरे योगी देखो, यही होता रहेगा। बात नहीं हो पाएगी। जब रैली में जाओगे तब नारे लगाना, यहाँ पे बात करो। बताओ योगी जी क्या काम हुआ है? मंडी के जैसे मैं पूछ रहा था, मंडी हुई नहीं, ये जाम तुमको दिखाई पड़ रहा है। बात कर रहे हैं तो देखिए, ऐसा है कि अभी फसल नहीं आई है। जब फसल आएगा विपणन होने के बाद मंडियां समस्त चालू हो जाएगी। 6 साल से फसल नहीं आई उस मंडी में, किसानों ने यहाँ पे काम बंद कर दिया। आप भाई साहब आज आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। सारी मंडियां चालू हैं, मौके में जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज बंद घुमा के लाएंगे आपको। हाँ जी भाई साहब बताओ। सर मुझे एक सवाल ये पूछना है। पहले तो यहाँ कम से कम 100 लोग मरते थे, अब तो 200 हो चुके हैं। और मरते थे? और मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे सड़क पे, सड़क पे, हाईवे पे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो समाजवादी के प्रत्याशी मनोज प्रजापति जी थे, वो कह रहे हैं हम लोकतंत्र बचाने गए, पहले वो ये मौतों को बचा लेते समाजवादी में रह के। समाजवादी पार्टी में। हाँ भैया बताओ। जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा था यहाँ फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन 80% गरीब जनता जो बाहर प्रदेशों में जा रही, गुजरात वगैरह में। आज एक व्यक्ति आ रहा हूँ भाई साहब, मुझे व्यक्ति मिले, आप कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। मुझे एक व्यक्ति मिले, बस स्टैंड था एक, उस पे बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं कर रहे, काम ही नहीं है। एक लड़का उसमें से सूरत में 2 महीने काम करता है, फिर वापस आ जाता है। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इतना सब? बिल्कुल, मैंने कह तो रहा हूँ। फैक्ट्रियों में जो बिगड़ी व्यवस्था थी, जो 60 साल की बिगड़ी व्यवस्था थी पूर्व में, ठीक, उसको बनाने में टाइम लगता है। कितना? मैं कह तो रहा हूँ कि आप देखिए, भी सरकार, अभी हमारा काम तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। नहीं, कितना समय लगता है? जैसे मोदी जी ने कहा 22 में आमदनी दुगनी कर देंगे किसानों की, अब 24 में होगी। अप्रैल तक हमारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और रोजगार मिलेगा युवाओं को। अगर मतलब लोगों को आप बता रहे हैं वोट करोगे तो बात वोट की नहीं है। बात वोट की नहीं है, क्योंकि काम चल रहा है। आप देख कर रहिए, मैं कहता हूँ आप जाइए देखिए, काम चल रहा है। काम चल रहा है, काम चलता रहेगा। बीजेपी वालों से मैंने सवाल पूछा। हाँ जी भाई साहब, आपका हो गया? बताओ। मेरा एक योगी और मोदी जी से सवाल है। SC हो OBC हो, सबको आरक्षण मिला है। एक जाति थी सामान्य, जो ठाकुर और ब्राह्मण जो कहलाते थे, उनके पास केवल एक चीज थी, जो थी राजनीति। और इस विधानसभा चुनाव में गिने चुने ठाकुरों को भी टिकट नहीं दिए गए। इसका जवाब हमें योगी जी देंगे। ये आपको इससे, इन भाई साहब के सवाल से आपको ये भी समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जटिल क्यों है। मुद्दों के साथ साथ, जैसे उन्होंने बताया, जो जातिगत समीकरण है उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों को दी जाती है। मतलब वो भी बता रहे हैं, उनके पास बाद में आऊंगा, कि ठाकुरों को, ब्राह्मणों को। अखिलेश जी भी आजकल यही बातें करते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं 18 साल भारतीय जनता पार्टी में था। कोई पत्रकार बताए कि हमने धर्म के नाम पर किसी से वोट मांगा या बात की। विधायक का काम है अच्छी सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना और अस्पताल और विद्यालय बनाना, लोगों के दुख सुख में रहना, हर समय सेवा के लिए खड़े रहना। आप लोग ये बताइए भैया ईमानदारी से, दल वाली बात नहीं है, आप में से किसी का फोन सांसद विधायक जी उठाते हैं जरूरत पर कभी? आप संगठन से हैं, सुनिए आपने उनकी बात। उन्होंने कहा, जो बार बार बात हो रही है, और देखिए वो आपने खुद कहा कि जिसका जातिगत समीकरण बैठता है उसको टिकट मिलता है। वो पूछ रहे हैं ठाकुरों को, ब्राह्मणों को नहीं मिला है। मैंने अभी आपसे बताया था, आपने जाति समीकरण को, मेरा जो उसको पैटर्न उल्टा ले लिया। मैंने। मैं बताता हूँ, बिल्कुल सुना सकते हैं आप। देखिए होता क्या है, मैंने कहा था कि हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अब ठाकुर, ऐसा नहीं है कि ठाकुर विधायक नहीं रहे,
अगर जब तक समाजवादी पार्टी से डॉक्टर मनोज प्रजापति टिकट मांगते रहे, वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। अगर आपने उसको बार बार चुनाव 2 बार लड़ाया, इस बार नहीं लड़ाने में क्या दिक्कत थी? आपको टिकट देना चाहिए था। जब उनको लगा कि अखिलेश जी टिकट नहीं दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल आ गया। हमारे यहाँ सबका स्वागत है, मैंने पहले बताया, कोई भी आ जाए, हम क्या करें, जो उस जगह पर है, ठीक, जो उस चीज को फेस कर सकता है, चुनाव लड़ने की कंडीशन में चुनाव जीत रहा है। सबका स्वागत है, लेकिन आपकी पार्टी से लोग जाते ही जाते हैं, आने वालों की कतार दिखाई नहीं पड़ती। नहीं, आप देखिए हमारे यहाँ कितने लोग आए हैं। जैसे कि अभी आप हमीरपुर के प्रत्याशी, हमारे कितना बढ़िया प्रत्याशी हमने दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती में। आज जो भी लड़ाई हो रही है कांग्रेस से हो रही है यहाँ पर, और बिल्कुल कांग्रेस से लड़ाई आप किसी से पूछ लीजिए। और वो भी बीजेपी से जुड़े हुए जो विधायक थे, उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया? नहीं, पत्नी को हमने टिकट दिया है, उनकी पत्नी ने उनका पत्ता कटा तो आपको लगा मौका है? नहीं, पत्ता नहीं कटा भाई, उनकी पत्नी स्वेच्छा से हमारे यहाँ आई, प्रियंका जी से प्रभावित होके आई, और प्रियंका जी ने उनको टिकट दिया, और इसलिए दिया कि यहाँ पे कुछ काम करेंगे, क्योंकि यहाँ का सांसद लापता सांसद है। यहाँ के सांसद के पोस्टर लग चुके हैं लापता होने के। बहुजन समाजवादी पार्टी क्या समीकरण बिठाने की कोशिश में है? आपकी सोशल इंजीनियरिंग चल तो पा नहीं रही है पहले से? नहीं, बिल्कुल चल रही है, हमारी सोशल इंजीनियरिंग चल रही है। और रही बात हमारा जो समीकरण है, यहाँ अभी जो भाई साहब ने कहा कि ठाकुर बिरादरी को टिकट नहीं दिया गया है और समाजवादी पार्टी ने नए कैंडिडेट को उतार दिया है, तो मैं बताना चाहता हूं आपसे, ये दोनों दल के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर जिताएंगे, ठाकुर भी और ब्राह्मण भी। यस। कुल मिलाकर ये सबसे बढ़िया बात इसमें ये रही है कि बड़ा खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है, ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय, इसी पर बात चल रही है हमीरपुर में। जनता भी क्या यही सब देख के वोट करती है? आप वोट करते हो तो यही सोच के करते हो कि ठाकुर है या ब्राह्मण है या कोई और है या प्रजापति है, या फिर मुद्दों पे वोट करते हो? मुद्दे और राष्ट्रहित पर वोट करते हैं। राष्ट्रहित और मुद्दे पे कौन साध रहे हैं? कौन साध रहा है राष्ट्रहित और मुद्दे? मोदी जी, योगी जी डबल इंजन सरकार के साथ ही है। अरे थोड़ा नीचे उतर जाता हूँ मैं, आ गए। हाँ जी भाई साहब, बताओ, कुछ तो बताओ। हमीरपुर की कुछ समस्या बता दीजिए। अब हमीरपुर क्या समस्या बताएं? कुछ भी नहीं है। रोना है, वो क्या है? रोना है? क्या रोना है? अब समाजवादी पार्टी आएगी तो हमेशा कुछ न कुछ विकास होगा। समाजवादी पार्टी आएगी, विकास होगा, लेकिन कहते हैं समाजवादी पार्टी में गुंडाई बहुत हो जाती है। समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, अभी सुरक्षा जो योगी जी की सरकार में अभी तक मिली है, जो हम यहाँ पे जैसे बच्चियां निकलने स्कूल जा रही हैं, मेरे सामने कई के जीजीआईसी के सामने हुए, कई लोग पकड़े गए जो आज तक किसी पार्टी में नहीं पकड़े गए हैं, और इनको सुरक्षा बहुत ज्यादा महिलाओं को मिली है, ऐसा नहीं है। सुरक्षा के लिए हाँ भाई साहब, ताली बजा रहे हैं। आप भी उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, सुरक्षा बढ़ी है? बिल्कुल बढ़िया। क्या क्या काम आपको बढ़िया लगे? सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, मतलब 100 में 100 अंक। 100 में 100 अंक। ये तो भाई साहब एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 7 दशक बीत गए देश को आजाद हुए, आज तक मुख्यालय में रेलवे स्टेशन नहीं हुआ। किसी का ध्यान नहीं गया कि मुख्यालय में रेलवे स्टेशन हो जाए। रेलवे स्टेशन बनाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है, ये सेंटर का काम है। कौन है सेंटर? सेंटर में अभी करंट में कौन है? मोदी जी है करंट में 7 साल से, लेकिन इसके लिए प्रोसेस जा चुका है। प्रोसेस चल रहा, अब ये बनने का काम एक दिन का नहीं है। जब बजट पास होगा 7 साल के बाद हो जाएगा। अरे भैया ऊपर आने दो, आ रहे। हाँ देखिए, मेरा मुद्दा जो है प्रदेश के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक है, जो हमारे द्वारा लगातार शिक्षक भर्ती की मांग करी जा रही थी, और भाजपा सरकार ने अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली, और जब इनसे डाटा मांगा जाता है तो इन्होंने कहा 11 लाख पद खाली, 12 लाख पद खाली, इस तरीके से कहा जाता है। और जी नो डाटा सरकार हो जाती है जब डाटा की बात करते हैं। तो ये बताइए, वो सबसे बड़ी जो लोगों के बीच में बात है वो यही बात होती है कि सुरक्षा, योगी जी भी यही बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, वो भाई साहब भी यही बात करते हैं, आपका राज आएगा तो सुरक्षा चली जाएगी, डर है लोगों में। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आकाश हमारा बेटा है, इन्होंने कहा कि 60 साल तक, तो 60 साल तक की अगर ये गिनती करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल भी निकाल आ जाएगा। सुरक्षा को लेकर जो पूरा माहौल बन रहा है उससे चिंतित है लोग, बहुत प्रभावित है, महिलाएं भी बहुत प्रभावित है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, भाटगिरी करने की आदत लोगों को बंद करनी चाहिए। विकास पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात। महिला सुरक्षा पे बात नहीं होनी चाहिए। महिला की सुरक्षा है। दूसरी बात, अखिलेश जी से मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मार्च की शाम को मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी लौट के आ रहे हैं, और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी। 19 में से कितनी? 19 में से कितनी? 19 में से कम 13 सीटें। 13।
सुरक्षा की बात वो करते हैं, उधर से सबसे पहले सवाल उठता है आपकी तरफ और ये बार बार घूम के आता है। एम्प्लॉयमेंट के क्या आंकड़े हैं? जनता, युवक पूछ रहे हैं कि आपने कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, रिक्त पड़ी हुई हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं मिली हैं, नौकरियां मिली हैं। हमने 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी हैं। 10 लाख बिल्कुल। योगी कहाँ पे? योगी आदित्यनाथ कहते हैं 4.5 लाख, आप कह रहे हैं 10 लाख। नहीं, सेंट्रल में और स्टेट दोनों मिला करके, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलाकर हमने 10 लाख नौकरियां युवाओं को दी हैं। और रही बात अभी की, अभी हमने क्या कहा था कि अभी जो हमारी प्राइवेट कंपनियां लग रही हैं, रिक्त पड़े हुए हैं पद, उनका क्या? नहीं, वो भी भरे जाएंगे। 5 साल तक अभी तक क्यों नहीं भरे गए? अभी ऐसा कोई अवसर नहीं था, भरा जाएगा ना। 11,000 टीचरों के पड़े हुए हैं खाली। नहीं, उस पर भी काम चल रहा है और बहुत जल्दी जो रिक्त पद पड़े हैं भरे जाएंगे। चुनाव से पहले ही काम शुरू होता है? नहीं, चुनाव से पहले क्यों शुरू होता है? जब जिस चीज की जब समय आता है उस हिसाब से काम होता है ना भाई साहब। मतलब 11,000 पदों का समय नहीं आ पाया 5 साल में। देखिए, अभी तक मैंने क्या कहा, अभी तक उसका समय नहीं था। अब जैसे ही जो है पत्ता में आएगा तय करेगी किसका क्या समय आएगा। आ रहे हैं भैया डिग्री कॉलेज वाले, भैया आप बोल चुके बहुत बार। ये बताइए कि बहन जी दिखती क्यों नहीं है? ये बार बार मैं सवाल हर जगह जाके पूछता हूँ बीएसपी में, क्योंकि लोगों को दिक्कत है। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप बीएसपी के, उनको तो ले आते हैं, उनकी नेता खुद नहीं दिखती हैं। नहीं, माननीय बहन जी जो है क्षेत्र सेटिंग तो नहीं हुई है? देख कर बता दीजिए किसकी तरफ से कुछ सेटिंग तो नहीं है? इधर वालों से, उधर वालों से, उधर वालों। बहुजन समाज पार्टी 403 सीटों पे अकेले लड़ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ भी जाने में कोई गुरेज नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ भी खेल चुकी है। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ये चुनाव हम अकेले लड़ रहे हैं और हम ही सरकार बनाएंगे। आप ही सरकार बनाएंगे, सभी को लगता है। दावे सब कर सकते हैं, 403 सीट सभी के आ जाएंगे। आपके सवाल हो चुके, किसके सवाल है? किसके सवाल है आपके? हाँ भैया कुछ बोलना है? आपकी बात 32 साल का सूखा यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। 32 साल का सूखा? हाँ, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। अरे यार, आप लोग सिर्फ कांग्रेस और मतलब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कर रहे हो। एक बंदा निकल कर आया कांग्रेस वाला, उसकी बात भी तो सुनने दो। बताओ भाई। आपकी बार यहाँ पर अशोक चंदेल की वाइफ चुनाव लड़ रही हैं, वो यहाँ से जीतेंगी। अरे भाई, दो तीन कांग्रेस के भी निकल कर आए हैं, लेकिन कुल मिला के बीएसपी के अभी मुझे ढूंढने पड़ेंगे हमारी जनता में। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद हर जगह से यही है कि जो इनकी लड़ाई है उसमें जो बचा कुचा है वो समेट लिया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासनहीनता नहीं करते, आप देख रहे हैं सर। लेकिन एक बात बताइए, अरे मैं सुनूंगा आपकी बात, बस उसमें एक बात जोड़ देता हूँ। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता बचे कहाँ हैं? आप देखिएगा, आप पूछिएगा, यहाँ पे लाल टोपी लगा के आके लोग यहाँ पे हल्ला मचाएंगे, लाल गमछा डाल के लोग हल्ला मचाएंगे, लाल कुर्ता डाल के। ये एक ट्रेडमार्क बन गया। कांग्रेसी ऐसा कभी उजटता नहीं करता है। और यहाँ का जो हमारा प्रत्याशी है, आज मैं चैलेंज करता हूँ कि उसी से लड़ाई होना है। और पूरे बुंदेलखंड में 19 सीटों में कम से कम 14 सीटें कांग्रेस की आ रही। सबके दावे 13 सीट 14 सीट कांग्रेस का एक ज्यादा ही दावा हो रहा है। किसानों क्या मुद्दा? कौन बोल रहा था किसानों का मुद्दा? हाजी बाबू जी, ये पूछिए, आप क्या पूछ रहे आपको जो मन करे आप बता दीजिए। हम ये कह रहे हैं मुख्य चीज इन चारों में सब 20 साल पूरा इतिहास देखो, सबके दल बदलू मिलेंगे। एक पार्टी के कोई नहीं है, आज इसके कल उसके कल उसके। फिर आप तय कैसे करेंगे किसको वोट दें? यही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे एक मुद्दा बार बार ये उठाया जा रहा है कि रोजगार, बेरोजगारी बार बार कहते हैं। आप ये बताइए कि देश आजाद हुआ था तब 35 करोड़ की आबादी थी। आज क्या की प्रॉब्लम है? 1 अरब 35 करोड़ हो गए। आज जब आबादी हम देखते हैं कि आज से हमारे 3 समझ में आ गई बात। बहुत देर आपके पास रुक जाऊंगा, जनता मेरे को मारेगी। वो 2 प्राणी थे, उनके 17 हैं। बेरोजगारी कभी नहीं खत्म होगी, कभी नहीं जब तक कि कभी हाँ सर, बेरोजगारी कहाँ खत्म हो रही है? हमीरपुर जिला इतना बड़ा जिला है, इसमें सिर्फ 4 डिग्री कॉलेज है, जिसमें 3 में टीचर ही नहीं है, 8 में तो जाने की सड़क ही नहीं है। 4 डिग्री कॉलेज हैं, टीचर भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। आप कह रहे हैं उनका वक्त जब टीचरों का आएगा तब हो जाएगा। उनका वक्त तो निकल जाएगा बच्चों का तब तक। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सड़क की बात अभी कही हमारे एक मित्र ने, सड़क वो पास हो चुकी है। यार, मैं तुम्हारे पास जो भी लेके आता तुम कहते हो पास हो गया, होने वाला है, पास हो गया, होने वाला है। सड़क पास हो चुकी है। जिसकी कुछ ये बताइए, 5 साल में सब कुछ पास ही हुआ है। 5 साल में सब कुछ पास ही हुआ है, बन कुछ नहीं पाया। अस्पताल रेफर केंद्र, रुक जाइए सर, रुक जाइए। अस्पताल रेफर केंद्र नहीं है। आप हमें बताइए ना, 5 साल में सब कुछ पास ही हुआ है, बन कुछ नहीं। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? बिल्कुल बना है। अब जैसे आप जिस सड़क की वो बात कर रहे हैं, 4 डिग्री कॉलेज में जो रिक्तियां हैं उनका क्या? उधर पर जब रिक्त पद हैं वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वैसे पद रिक्त हैं।
सब्जेक्ट नहीं है क्या? उसी से पूछ लेता हूँ भाई, सब्जेक्ट की वजह से पद रिक्त है, वरना सब कुछ ठीक ठाक है। सर मौदहा, भरुआ, हमीरपुर कुछ 4 डिग्री कॉलेज हैं। मौदहा में सिर्फ 2 टीचर चला रहे हैं, भरुआ में 4 टीचर चला रहे हैं, मौदहा में तो साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है। ऐसे बनाएंगे हम देश को विश्व गुरु बनेंगे ऐसे जी। यहाँ पर जब देश आजाद हुआ था तब उस जमाने में एक GGIC, एक इंटर कॉलेज, एक GGIC, एक इंटर कॉलेज, और तब यहाँ पर 7,000 की आबादी थी। आज आबादी 80,000 की है, और वही 2 GGIC, एक स्कूल और एक बताओ भैया। सरकार किसी की भी बने, कॉन्ट्रैक्ट से जो वैकेंसियां निकलती हैं ये बंद हो, और जो संविदा वाली भर्तियां हैं तो इनको नियमित किया जाए और इनका वेतन बढ़ाया जाए।